अंधेरी रातें जहाँ अंधेरा ही एकमात्र सच्चाई है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई आपकी परछाई में छिपा आपको देख रहा है? क्या आपने रात के सन्नाटे में किसी अनजानी आवाज़ को सुना है? तो स्वागत है आपका अंधेरी रातें में। हर कहानी डर के नए आयाम खोलती है, जहाँ प्रेतात्माएं, शापित स्थान और अनसुलझे रहस्य आपका इंतजार कर रहे हैं। तो अगर आप अंधेरे से डरते हैं तो सावधान रहें, क्योंकि यहाँ हर रात एक नई दहशत लेके आती है। तो अगर आप भी इस डरावनी दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी भूतिया कहानी आपसे छूट ना जाए। अब आप तैयार हैं? चलिए डर की इस दुनिया में कदम रखते हैं और कहानी को शुरू करते हैं। उस सुबह जब अन्वी मिश्रा की आंख खुली तो मोबाइल में न्यूज डेस्क का एक मैसेज था। भूतिया झील की रिपोर्टिंग करनी है। गांव का नाम है बिसरपुर। आज शाम तक निकलो। अन्वी एक निडर क्राइम रिपोर्टर अंधविश्वासों और झूठी कहानियों को बेनकाब करने के लिए जानी जाती थी। लेकिन इस बार का असाइनमेंट कुछ अलग था। एक झील जिसमें हर पूर्णिमा की रात कोई न कोई गायब हो जाता था। कहा जाता था झील की सतह पर एक नीली साड़ी में लिपटी महिला की छाया तैरती दिखती है, और जो उसे देख ले उसकी मौत निश्चित है। शाम तक वह बिसरपुर पहुंच चुकी थी, एक सन्नाटा भरा गांव जहां हर दरवाजा सांझ होते ही बंद हो जाता था। आपको उस झील से दूर रहना चाहिए, एक बूढ़ी औरत ने उसे चेताया। वो अब इंसान नहीं रही। कौन? अन्वी ने पूछा। नीली चुड़ैल, जो हर पूर्णिमा को लौटती है अपने धोखेबाज प्रेमी को ढूंढने। बिसरपुर गांव हरियाली से घिरा एक शांत लेकिन खामोश इलाका, जहां न तो बच्चे खिलखिलाते थे, न ही शाम को चौपाल सजती थी। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता एक सिहरन हवा में घुल जाती थी। अन्वी को यह सब बेहद अजीब लग रहा था। उसने गांव के एक पुराने पान वाले से बात की। नाम था श्यामू काका, जो 70 पार के थे और कहते थे उन्होंने नीली छाया खुद देखी थी। बिटिया, वो छाया कोई कहानी नहीं है, वो हमारे गांव की सावित्री है, जो अब नीली चुड़ैल बन चुकी है। सावित्री? अन्वी ने रिकॉर्डर ऑन करते हुए पूछा। श्यामू काका की आवाज कांपने लगी। बहुत साल पहले की बात है। सावित्री गांव की सबसे सुंदर लड़की थी। नीली आंखें, नीली साड़ी और एक मोहक मुस्कान। उसके रूप पर पूरा गांव मोहित था, लेकिन उसका दिल तो सिर्फ सुरेश नाम के नौजवान के लिए धड़कता था। फिर क्या हुआ? अन्वी की रुचि बढ़ गई। सुरेश शहर पढ़ने गया और वादा किया कि लौटकर शादी करेगा, लेकिन वो लौटा ही नहीं। सावित्री हर पूर्णिमा की रात झील किनारे बैठी उसका इंतजार करती। 1 साल, 2 साल, फिर एक दिन सावित्री की लाश झील में तैरती मिली, नीली साड़ी पहने। श्यामू काका की आंखें भर आईं। कहते हैं अब वो हर पूर्णिमा की रात झील से बाहर निकलती है, और जो भी उसे देखता है वो उसकी जगह ले लेता है। झील अब खाली नहीं है। अगली पूर्णिमा आने में अब केवल 2 दिन बाकी थे। साल 1978 बिसरपुर गांव का सबसे प्रसिद्ध मेला लगा था, सावन की पूर्णिमा। गांव की सबसे सुंदर लड़की सावित्री नीली रेशमी साड़ी में सजी थी, आंखों में काजल, होठों पर चुप रह जाने वाली मुस्कान। उसकी निगाहें सिर्फ एक को खोज रही थी, सुरेश, गांव का पढ़ा लिखा लड़का, जिसकी आंखों में सपनों की चमक थी और जेब में शहर की नौकरी का नियुक्ति पत्र। तुम कब लौटोगे? सावित्री ने पूछा था, जब सुरेश ने उसका हाथ थामा था। 3 साल, बस 3 साल इंतजार करना, फिर तुम्हें ब्याह कर ले जाऊंगा, वादा करता हूं। सावित्री ने अपने रूप, सपनों और आत्मा के साथ वो वादा स्वीकार किया। लेकिन सुरेश कभी नहीं लौटा। 3 साल बाद गांव में खबर आई कि सुरेश ने शहर में किसी अमीर लड़की से शादी कर ली। लोगों की जुबानें चलने लगीं और सावित्री की आंखों से नीला रंग उतरने लगा। लेकिन वो हर पूर्णिमा की रात उसी नीली साड़ी में सजकर झील के किनारे बैठती। शायद सुरेश लौट आए, और फिर एक रात वो गायब हो गई। 3 दिन बाद उसकी लाश झील में तैरती मिली। आंखें खुली थीं, जैसे अब भी इंतजार कर रही हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले साल की पूर्णिमा को गांव का एक लड़का रवि झील में डूबा मिला। कहा गया कि उसने सावित्री की छाया देखी थी, नीली साड़ी में, हाथ में लाल चूड़ियां, जो झील की सतह पर चल रही थी। उसके बाद हर साल एक मौत हर पूर्णिमा को
लोगों ने नाम दे दिया, नीली चुड़ैल। अब उस चुड़ैल को आखिरी बार देखे 47 साल हो चुके थे और अगली पूर्णिमा पर कोई लड़की उस झील का रुख कर रही थी, अन्वी मिश्रा। झील की सतह पर ठहरी हुई नीली रोशनी थी, जैसे पानी में चांदनी नहीं, कोई आत्मा बह रही हो। अन्वी ने अपने कैमरे और रिकॉर्डिंग डिवाइस को लेकर झील का मुआयना शुरू किया। आसपास सन्नाटा था, कुछ पुराने कपड़े, एक टूटी चप्पल और झील के पास कुछ सूखे फूल, शायद किसी की अंतिम श्रद्धांजलि। उसने गांव के कुछ युवकों से बात की, लेकिन सभी चुप थे। फिर एक 15 साल का लड़का बबुआ बोला, दीदी, मेरे भैया भी यही मरे थे, नीली साड़ी वाली बाई के कारण। तुमने उसे देखा? अन्वी ने झुककर पूछा। बबुआ कांपते हुए बोला, हां, पर उसका मुंह नहीं दिखता, सिर्फ बाल, लंबे गीले बाल, और झील पर चलते हुए उसके पैरों के निशान नहीं पड़ते। उस रात अन्वी ने झील के पास एक कैमरा छुपाकर लगाया। घड़ी रात के 12 बजा चुकी थी। अचानक कैमरे की स्क्रीन पर हलचल हुई। झील की सतह पर जैसे कोई परछाई उभरी। नीले रंग का आंचल पानी पर फिसलता हुआ दिखाई दिया। फिर स्क्रीन झिलमिलाने लगी और कैमरा अपने आप बंद हो गया। जब अन्वी झील की ओर बढ़ी तो हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे भीगे हुए चंदन और मरे हुए फूलों की मिलीजुली बू। झील के पास एक नई ताजा चूड़ी पड़ी थी। उसे उठाते ही दूर झील की सतह पर एक नीला आंचल लहराया और गायब हो गया। सुबह कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की गई, पर पूरी फाइल ब्लैंक थी। लेकिन आखिरी फ्रेम में एक चीज थी, अन्वी के पीछे खड़ी नीली साड़ी वाली एक परछाई। अगले दिन गांव में एक अजीब सन्नाटा था। बच्चे नहीं दिखे, मंदिर का घंटा नहीं बजा और झील के पास की झोपड़ियां बंद थीं। तभी गांव की चौपाल पर एक भारी भरकम आवाज गूंजी। इस बार झील ताजे खून की प्यास में है और जो उसकी पुकार सुनेगा वो नहीं बचेगा। लोगों ने देखा, एक अघोरी, सिर पर भस्म, गले में नरमुंडों की माला, हाथ में लकड़ी की चमकती छड़ी लेकर आया था। उसका नाम था भैरवनाथ। वो सीधा अन्वी के पास गया और बोला, तू उस औरत की कहानी जानने आई है, लेकिन अब वो तुझे पहचान चुकी है। तेरी सांसों पर अब उसकी छाया है। अन्वी घबराई लेकिन न रुकी। क्या आप मुझे सच बता सकते हैं, वो चुड़ैल क्यों नहीं शांत होती? भैरवनाथ बैठ गया, आंखें मूंद ली और बोला, वो सिर्फ धोखा खाई आत्मा नहीं है, वो अब एक बाधी हुई प्रेत छाया है। किसी ने उसे बांध कर मारा था, झील के भीतर ही। न केवल प्रेम ने, बल्कि बलि ने उसकी आत्मा को जकड़ा है। अन्वी का चेहरा पीला पड़ गया। बलि? किसकी? उसकी ही, भैरवनाथ बोला। उसे झील में डुबोया नहीं गया, उसका वध किया गया था, और उस वक्त वह गर्भवती थी। सावित्री को धोखा सिर्फ सुरेश ने नहीं दिया था, बल्कि गांव के ही एक तांत्रिक ने, जो उसे देवी मानकर भविष्य जानने का साधन बनाना चाहता था। और अब वो आत्मा अधूरी थी। उसका बच्चा कभी जन्म नहीं ले पाया और हर पूर्णिमा को वो किसी स्त्री का शरीर ढूंढती थी जिसमें अपनी संतान को उतार सके। भैरवनाथ ने चेताया, इस बार वो तुझे चुनेगी अन्वी, क्योंकि तू सवाल पूछ रही है और प्रेत छायाएं जवाब नहीं चाहती, वो शरीर चाहती है। अब सिर्फ 24 घंटे बचे हैं पूर्णिमा को। अन्वी ने तय कर लिया, उसे झील के तल तक जाना होगा, सावित्री की सच्ची मौत का सबूत ढूंढने। पूर्णिमा की रात से ठीक एक दिन पहले अन्वी ने भैरवनाथ की मदद से झील में उतरने की तैयारी की। एक पुरानी नाव, हाथ में टॉर्च और गले में मां दुर्गा की मूर्ति, जो अघोरी ने मंत्रों से पूजित की थी। इस झील की तह अब सिर्फ पानी नहीं, पाप और पीड़ा से भरी हुई है। भैरवनाथ ने चेताया, तेरा मन अगर डगमगाया तो तू उसकी साड़ी में लिपट जाएगी।
रात 2:13। झील की सतह पर एक बार फिर चांदनी फैली। अन्वी नाव से उतरकर धीरे धीरे झील में चली गई। घुटनों तक पानी, फिर कमर तक। हर कदम पर उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे नीचे खींच रहा हो। अचानक उसका पैर किसी चीज से टकराया, जैसे कोई कपड़े का टुकड़ा। उसने झुककर देखा और वह था नीला कपड़ा, रेशमी, भीगा हुआ, अब भी सड़ा नहीं था, जैसे ताजा लिपटा हो किसी पर। उसने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी झील में से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया, कंकाल जैसा हाथ। अन्वी चीख नहीं पाई, क्योंकि झील की सतह पर एक चेहरा उभरा। सावित्री। नीले होंठ, काले गीले बाल और अधूरी आंखें, जैसे कुछ मांग रही हों। मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो, अन्वी चिल्लाई। लेकिन सावित्री की परछाई बोली, तू आएगी, तू ही मेरी मां बनेगी, तू ही मेरी पूर्णिमा। भयावह दृश्य। झील के नीचे एक पूरी देह दिखी। सावित्री की लाश अब भी वैसी ही थी, बांध कर रखी गई और उसका पेट चाक किया गया था। अन्वी उल्टी करने लगी, लेकिन तभी उस लाश के चारों ओर नीली साड़ियां घूमने लगी, जैसे आत्माएं उसमें समाई हुई थी। भैरवनाथ की आवाज दूर से गूंजी, वो अब जाग गई है। नीली साड़ी का श्राप टूटने नहीं देगा जब तक कोई स्त्री अपनी मर्जी से उसकी संतान बनने को राजी ना हो। अब अन्वी के सामने दो रास्ते हैं, या तो खुद को बचाए या उस आत्मा को मुक्ति दे, एक दर्दनाक बलिदान देकर। पूर्णिमा की रात आ चुकी थी। गांव के ऊपर एक अजीब सी चांदनी थी, हल्की नीली, धुंध भरी, जैसे आसमान भी उसकी साड़ी से ढका हुआ हो। अन्वी को आज रात एक निर्णय लेना था। भैरवनाथ ने साफ कहा था, अगर तू उसकी मुक्ति चाहती है तो तुझे उसकी पीड़ा को अपनाना होगा, उसकी अधूरी मां बनने का भार उठाना होगा। अन्वी का मन डगमगाया। क्या मैं ये कर सकती हूं? क्या मैं खुद को बचा सकती हूं, या सच में किसी की मुक्ति बन सकती हूं? रात 12 बजे झील के किनारे अन्वी ने नीली साड़ी के टुकड़े को अपनी ओढ़नी में बांधा और झील के किनारे दीपक जलाए। एक आखिरी बार वह सावित्री की आत्मा से बोली, अगर तू चाहती है कि मैं तेरा दुख समझूं तो मुझे सच्चाई दिखा। तभी झील की सतह से एक तेज रोशनी निकली। सावित्री की आत्मा पूरी तरह प्रकट हुई। प्रेत की आंखों में कहानी थी। उसे सुरेश ने झूठे प्यार में फंसाया था। गर्भवती होने पर जब वह शादी के लिए कहने गई तो गांव के पुजारी और सुरेश ने मिलकर उसे देवी का श्राप कहकर बलिदान दे दिया। वो नहीं मरी थी, उसके गर्भ को छाक कर निकाल दिया गया था और बच्चा वहीं झील में बहा दिया गया। मुझे कोई मां नहीं बना सका, कोई मेरी चीख नहीं सुन सका। सावित्री की आत्मा ने कहा, अब पूर्णिमा की घड़ी में भैरवनाथ ने अंतिम मंत्र पढ़ा, जो जन्म न ले सका उसे साकार करने की शक्ति स्त्री के भीतर ही है। अन्वी, अगर तू अपनी आत्मा का अंश दे तो वह आत्मा मुक्त हो सकती है। अन्वी ने अपनी हथेली काटी और अपना खून झील में बहाया। नीली साड़ी ने उसे लपेट लिया। भारी सर्दी, जलन और एक पल ऐसा भी आया जब उसे लगा वह मर जाएगी, लेकिन फिर झील शांत हो गई। सुबह 4:13 झील की सतह पर एक औरत की परछाई आई, पर वो डरावनी नहीं थी, वो मुस्कुरा रही थी। सावित्री, मुक्त,
नीला रंग अब चांदनी की तरह चमक रहा था। भैरवनाथ बोला, श्राप समाप्त हुआ, लेकिन तू अब साधारण नहीं रही अन्वी। तू अब उसकी आखिरी मां है और इस झील की रखवाली भी। अंतिम पंक्तियां। गांव में फिर कभी कोई मौत नहीं हुई। झील अब शांत है, लेकिन जो भी पूर्णिमा की रात झील के पास से गुजरता है वो एक परछाई देखता है, नीली साड़ी में लिपटी हुई, झील को निहारती हुई।